चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप चाहे फलादेश के वीडियो कम देखें, लेकिन जब हम आपको सूत्र वाले वीडियो देते हैं, तो आप अवश्य ही देखा करें, क्योंकि उन सूत्रों में ही सारा रहस्य छुपा होता है ज्योतिष का। ये जगत भी सूत्रात्मक है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी सूत्रात्मक है, पंचभूतात्मक है। एक एक चीजें जुड़ करके जब एक मकान बन करके तैयार होता है, तो उस मकान की शोभा अद्भुत होती है, परंतु उन एक एक चीजों का, एक एक तत्वों का जब संग्रह करके कोई गृहस्थ उस घर को बनाता है, तो उसमें उसका बड़ा श्रम लगा होता है। ठीक उसी भांति से जो ज्योतिष के सूत्र हैं, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा निवेदन यह है कि आपके भले ही हम हर प्रश्न का उत्तर न दें समय के अभाव के कारण, क्योंकि मैं एक साधना में जीवन जीता हूं और ज्योतिष साधना का ही प्रतिफल है। जो जितना गहरे में उतरने का प्रयास करेगा, उतनी साधना उसकी प्रखर होती जाएगी, चाहे वो ज्योतिष हो, अध्यात्म हो या कोई भी कार्य हो। इस जगत में हम केवल अपनी पात्रता का अच्छी तरह से प्रदर्शन कर लें, यही सर्वोपरि है। आप जो पात्रता निभा सकते हैं, वो जरूर निभाएं। फिर आपसे एक और मैं बात कहूंगा कि जब भी आप कोई कमेंट करें, तो अपना नाम, अपना पता ना दे सके कोई बात नहीं, परंतु नाम अवश्य दें, ताकि हम आपके कमेंट का उत्तर आपके नाम के साथ देने का प्रयास करें। ठीक है? तो इस वीडियो में हम आपको क्या देना चाहते हैं वो बता दें। इससे पहले मैंने 11वें घर यानी आमदनी के घर की चर्चा आपके साथ जो की थी, वो सूत्रात्मक की थी। वो सूत्रों का एक पिरोया हुआ धागा सूत्रात्मक पिरो करके आपको जो दी है, वो वीडियो 11वें घर के सूत्र को जरूर देखें। 11वां घर का वास्तविक अर्थ क्या है? एकादश आमदनी का भाव कहा जाता है। आमदनी के भाव के स्वामी का प्रभाव जब बुरे ग्रहों से होगा, उनका योग, युति या दृष्टि, तो आमदनी का माध्यम बिगड़ता है। अगर बुरे होंगे ग्रह तो माध्यम बिगड़ता है, और अच्छे ग्रह होंगे तो आमदनी का माध्यम आपको उस ग्रह के अनुसार देखना चाहिए। तो हमने एक चार्ट बनाया है, और चार्ट हमेशा हम रेडी करते हैं, क्योंकि यही हमारा सूत्रात्मक एक तरीका है। और मैं आपको भी बोलूंगा कि जब भी आप अपनी कुंडली देखें, तो ध्यान पूर्वक उन सूत्रों को समझें। तो हमने एक चार्ट बनाया है, और इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे 11वें भाव के स्वामी अगर 12 घरों में जाएंगे, पृथक पृथक यानी भिन्न भिन्न, तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में क्या होगा। 11वें घर का स्वामी आमदनी का मार्ग बताता है, आमदनी का कारण बताता है। सूत्र के हिसाब से आमदनी का कारक जहां होगा और जिस घर के साथ संबंध होगा, सात्विक होगा तो सात्विक आमदनी, राजसिक होगा तो राजसिक आमदनी। तो इस वीडियो को हम अब फलादेश को समझने का प्रयास करेंगे। 11वें घर का मालिक, आमदनी का मालिक यदि लग्न में बैठेगा, तो जातक के अंदर सकारात्मकता रहेगी, उसकी सोच शुभ होगी। ऐसा व्यक्ति कूल माइंड होगा, बशर्ते एकादशेश अशुभ क्रूर ग्रह ना हो। अगर क्रूर ग्रह है, तो जातक के अंदर लग्न में बैठ करके ऐसा ग्रह आदमी को नकारात्मक और मानसिकता से भर करके कड़वाहट, और कड़वाहट से वो जब धन कमाएगा क्रूरता से, तो वो क्रूरता के कारण धन तो कमाएगा लेकिन शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए जब एकादशेश लग्न में बैठेगा, तो जातक के अंदर सौम्य ग्रह के कारण सौम्यता रहेगी, और क्रूर ग्रह के कारण क्रूरता रहेगी, घमंड रहेगा। मान लीजिए एकादशेश सूर्य है और लग्न में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर राजसिक प्रभाव, उग्रता तो रहेगी लेकिन धर्मनिष्ठा रहेगी। और ऐसा व्यक्ति ओज और तेज के कारण अपना बल प्रशासक की तरह
शासक की तरफ प्रयोग करेगा। चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति कूल माइंड होगा, कम से कम पहले सोचेगा, 100 बार सोचने के बाद फिर वो आपके बारे में आपके साथ बात करेगा। तो चंद्रमा है तो आदमी का स्वभाव शांत और कूल होगा, यानी उसके पास जो अर्थ आएगा, धन आएगा, वो श्वेत कर्म से आएगा, सूत्र कर्म से आएगा। जैसे धागा, सूत, चांदी, पानी और दूध, इन चीजों से, तरल पदार्थों से उसका कार्यक्षेत्र होगा चंद्रमा, जो कि ठंडा होता है। पुनः मंगल अगर आ जाएगा, एकादशीश मंगल लग्न में आ जाएगा, तो जातक के अंदर वही एक आक्रामकता, एक दुस्साहस, क्रूरता, गंभीरता से ज्यादा भय व्यापक करेगा किसी व्यक्ति के अंदर। तो बुध अगर बैठेगा, बुध होगा एकादशेश, तो जातक के अंदर बौद्धिकवाद, एक कंप्यूटर की तरह आदमी का दिमाग, ब्रेन वर्क करेगा, और बौद्धिक वर्क होने के कारण ऐसा व्यक्ति औषधियों से भी, बैंकिंग से भी, लेखा जोखा कर्म से और संपादकीय कर्म से और वैज्ञानिक कर्म से, शिक्षण क्षेत्र से कमाई का सूत्र बनेगा। एक बात कर रहा हूं मैं, अगर बृहस्पति होगा तो ऐसा व्यक्ति शिक्षक और उपदेशक होगा, और उपदेश और शिक्षक होने के साथ साथ वह व्यक्ति यज्ञ कर्म में भी रुचि लेगा, और ऐसी अवस्था में उस जातक के पास सात्विक अर्थ धन आएगा। यदि शुक्र होगा एकादशेश और लगन में बैठा होगा, तो जातक सुंदर तो होगा ही, लेकिन भोगी प्रकृति का होगा, बहनें ज्यादा होंगी, बहनों के साथ प्रेम भी बहुत होगा, और ऐसे जातक को महिला वर्गों से विशेष आकर्षण होता है। एवं जब एकादश शुक्र लगन में बैठेगा, तो जातक में नेत्र दोष दे देगा, श्वेत केश दे देगा, सुंदरता दे देगा, कभी कभी स्किन प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे लोगों को। और पुनः ये कहूंगा कि शुक्र भोग प्रधान होने के कारण जातक के अंदर भोग प्रकृति थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। विरक्ति बाद में आएगी, लेकिन अनुराग पहले होगा। जातक किसी के भी सामने बैठेगा तो उसको आकर्षित करने की इसमें बड़ी क्षमता होती है। अगर एकादशेश शनि होगा और लग्न में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को लोहा और तार, डाक विभाग, रेलवे, लोहे के डिपार्टमेंट से, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि से और तारों के माध्यम से, लोहे के माध्यम से इसको आमदनी का सूत्र बनता है। राहु कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से, तकनीकी माध्यम से, और केतु वैचारिक माध्यम से धन संपत्ति प्रदान करेगा। जातक के अंदर उसी के प्रकार का स्वभाव बनता है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया इतना, इसलिए कि जातक में अगर एकादशेश लग्न के अंतर्गत बैठा होगा, तो जातक सात्विक प्रकृति का, समदर्शी, बलवान, पराक्रमी, नियमित आय वाला, धन वैभव संपन्न तो होगा ही। कभी कभी कोई जातक कवि या लेखक भी हो जाता है, वो मैंने बताया आपको, बुध इत्यादि, शुक्र इत्यादि के बैठने से। ये व्यक्ति हंसमुख होता है एकादशेश अगर लग्न बैठेगा तो। जातक का हृदय पावन पवित्र होगा, और समानता का पक्षधर, वार्ता कुशल, बातचीत करने का तरीका इसका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एकादशेश अगर धन भाव में जाएगा, दूसरे भाव में जाएगा, तो ये धन की बढ़ोतरी करेगा। पुनः मैं कहूंगा कि अगर धन में जाएगा तो ये धन से धन बढ़ाएगा, पैसा कमाएगा और बचाएगा, और बचा करके फिर उससे कमाएगा। इसका मतलब है कई बार पुनरावृत्ति करने के कारण इसके पास विशिष्ट रूप से धन का योग बनेगा। वो बात अलग की है कि ग्रह के स्वभाव के अनुसार इसकी वाणी हो जाती है। सूर्य है तो उग्र, चंद्रमा है तो शांत, मंगल है तो साहसी, दुस्साहसी, कटुता से भरा, बुध है तो बौद्धिकवाद, बृहस्पति है तो धर्मवाद, शुक्र है तो भोगवाद, शनि है तो फिर उसी तरह से तामस प्रकृति, राहु नशीली प्रकृति इत्यादि से धन संपत्ति देता है। पुनः केतु का भी वही स्वभाव है। और इस प्रकार से अगर एकादश द्वितीय भाव में जाएगा, तो मैंने जो चार्ट रेडी किया है उसके हिसाब से जातक आध्यात्मिक, दानी, परोपकारी, धार्मिक कृत्यों में
लग करके अपने जीवन में धर्म भी कमाएगा और अत्यधिक धन वैभव और सुख सुविधा संपन्न होगा और दृढ़ निश्चयी तथा तीर्थाटन प्रेमी होगा, सत्कर्मी होगा और समाज सेवा में आनंद प्राप्त करने वाला होगा। लाभेश का निज भाव से चतुर्थ भाव में होना भूमि, संपत्ति, घर परिवार का सुख में संवर्धन करता है, बढ़ोतरी करता है। और कभी कभी ऐसा जातक समूची धरती को एक गांव मानता है, यानी इतना बढ़िया इसका प्रतिफल हो जाता है अगर एकादशेष धन आमदनी का साधन दूसरे घर में बैठने पर जातक खूब अच्छे से संपत्ति इत्यादि कमाएगा। अब तीसरे घर में अगर बैठ जाए, एकादशेष पराक्रम में बैठ जाए, तो जातक के अंदर उसी भाव से ग्रहों के हिसाब से कर्म करने की प्रक्रिया होगी, साहस होगा, पराक्रम होगा। साहस और पराक्रम के घर में बैठ करके एकादशेष धन संपत्ति समृद्धि बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ इस व्यक्ति का व्यवहार कुशल होगा और छोटे भाई बहन भी इनको आदर देंगे। यदि एकादशेष तीसरे घर में बैठा होगा तो भाइयों का सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रम और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। यदि पाप प्रभाव में हुआ एकादशेष तीसरे घर में तो पेट का रोग हो जाता है। तृतीय भाव एकादश से चूंकि पंचम है तो नैसर्गिक रूप से थोड़ा अशुभ होता है, इस कारण उसे पेट के रोग इत्यादि होने का भय रहता है, क्योंकि पंचम स्थान उदर इत्यादि है। एकादशेष चतुर्थ भाव में होगा तो जातक के कारण ऐसे घर में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। जब से जन्म होता है इस व्यक्ति का, जिसका कि एकादशेष चतुर्थ घर में होगा, तो उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं आएगी और वो बहुत सही समय का चुनाव करता है हर काम के लिए। कार्यशैली समयानुसार होती है। मकान भवन चतुर्थ स्थान से देखा जाता है, इसलिए चतुर्थ स्थान पर मकान भवन इत्यादि से इस व्यक्ति को सुख संपत्ति मिलेगी। तीर्थों में भ्रमण पर्यटन का प्रेमी होगा ऐसा व्यक्ति और बहुत ही अधिक तो नहीं लेकिन पितृभक्त होगा और दीर्घायु होगा। समझ लीजिए कि वो पिछले जन्म के पुण्य का कर्म फल है इस जन्म में जो एकादशेष चतुर्थ में बैठ जाए तो, इसलिए इस व्यक्ति को सहज में सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। बड़ा विचारणीय विषय है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एकादशेष यानी कि धन आमदनी का मालिक अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो जो 11वें से पंचम भाव सप्तम पड़ता है, तो जातक को धार्मिक यानी इसके पास जो धन होगा वो अर्थ और धर्म से युक्त होगा। धार्मिक कृत्यों में ऐसा व्यक्ति संलग्न होकर के बहुत रुचि लेता है। धन संपत्ति वैभव विशालता विराटता जैसे गुणी पुत्रों का जन्म भी होता है, वो बात अलग की है। अगर कोई ग्रह पंचम भाव से शत्रुता रखता हो तो संतान की यह जो अच्छाइयां हैं खूबियां हैं कुछ कम हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो एकादश पंचम में बैठे तो पिता पुत्र में स्नेह अधिक प्राप्त होता है, सहयोग और समन्वय पिता पुत्र में बना रहता है। और ऐसा जातक जो है काफी बुद्धि बल और पुत्र द्वारा धन संपत्ति तो पाता है और सभी प्रयास उसके लगभग सफलता पूर्वक संपादित होते हैं। और यह व्यक्ति सफलता का मुकुट एक प्रकार से पहन करके रहता है। उदारता और परोपकारी भावना यह प्रवृत्ति उसके अंदर निरंतर बनी रहती है। एकादशेष अगर पंचम भाव में है तो एकादशेष छठे भाव में होगा, यानी कि आमदनी का स्वामी अगर छठे घर में होगा तो जातक को नुकसान होगा, जातक निर्बल होगा। यहाँ पर जातक रुग्ण देह शारीरिक व्यवस्था अच्छी नहीं पाएगा और शत्रुओं द्वारा इसको समय समय पर पीड़ा मिलती रहेगी और इसके शत्रु बड़े बलवान होते हैं। ऐसा जातक परदेश या विदेश में वास करता है। यदि छठे भाव
में पापग्रस्त ग्रह बैठे हैं तो विदेश में चोर के हाथों ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है। जन कल्याण और परोपकार के कामों से उसे सुख प्राप्त होता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, किंतु कभी फिर भी मन में चिंता इस व्यक्ति की बन जाती है। कारण क्या है कि एकादश भाव से छठा भाव अष्टम भाव पड़ता है, तो एकादश का मृत्यु भाव पड़ जाता है अष्टम स्थान। सप्तम भाव में अगर एकादशेष है आमदनी का स्वामी, तो सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के माध्यम से आमदनी का मार्ग खुलता है और यह व्यक्ति उदार किस्म का होगा तथा इस व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा उच्च स्तर की मिलती है और आयु भी दीर्घ होती है। यह व्यक्ति पत्नी या महिलाओं के सहयोग से श्रेष्ठ धन की प्राप्ति करता है। ऐसा संग्रह करके भी मैंने सूत्र लिया है। उदार व्यक्तित्व, मन वाला, धन और यश तथा भोगी यानी कि विषय भोग में इसकी वृत्ति कुशल होती है और कभी कभी यह शत्रुओं को दबाने के लिए अपना पैसा भी खर्च कर सकता है। ऐसा होता है जब कभी एकादशे सप्तम स्थान पर बैठे तो यह व्यक्ति स्त्रियों को काम सुख पहुंचाने में बहुत ही युक्त गुणी होता है, यानी कृतदास। इसको प्ले बॉय सरीखा बताया गया है, यानी काम कुशलता भोग रति में यह ये सोच लो प्ले बॉय बन करके, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता प्ले बॉय क्या है, लेकिन प्ले बॉय बन करके जैसा मैंने सुना है कि वो स्त्रियों के संबंध में जाकर के उनसे माध्यम से धन संपत्ति पैदा करता है और अपने को एक वेश्या प्रवृत्ति की तरह, जैसे वेश्याएं अपना शरीर बेचती हैं, वैसे ये व्यक्ति भी अपने शरीर का प्रदर्शन करता है। आई थिंक ये मेरा विचार है, आप इससे कितना सहमत हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। एकादशी से अगर अष्टम में चला जाए तो यहां पर दसम स्थान पर एकादशेष आ जाएगा अपने से, इसलिए जातक को निर्बल रोग के कारण असफल बनाता है। जातक जीवन में बाधा प्राप्त करता है और पत्नी की मृत्यु, इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु पहले होती है चार्ट के अनुसार। जातक दीर्घायु होता है। कोई कोई जातक काम वेग को नियंत्रित न कर पाने से स्त्रियों से अपमान या घृणा प्राप्त करता है। बड़ा विशिष्ट सूत्र है ये, यानी स्त्रियों का स्नेह न पाने के कारण, काम वेग को न सह पाने के कारण, कामी होने के कारण स्त्रियों से दुलत्ती खाता है, बस ये समझ लो, अपमान प्राप्त करता है। और कभी कभार ये व्यक्ति जुआ सट्टा गुप्त कार्य से हानि भी उठाता है। लाभेश का निज भाव से दशम का होकर अष्टमस्थ होना कार्य क्षेत्र और धन लाभ में बाधा को दर्शाता है। वैसे भी छठे आठवें बारहवें में कोई भी ग्रह जाएंगे तो उसका प्रतिफल बुरा ही होता है। एकादशी भाग्य भाव में हो जाए तो जातक के अंदर निश्चित बात है कि धर्मनिष्ठा, विद्वता, योग्यता और सत्यनिष्ठा तो होगी। यह व्यक्ति धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेगा और भाग्यशाली होगा। धन और राजा से, राज्य कर्मचारी होने से, गवर्नमेंट से इसको धन लाभ होता है। ये जातक सत्यवादी होगा और सभी की सेवा सहायता में निपुण होगा, तत्पर होगा। लाभेश का निज भाव से लाभस्थ होना धर्म, भाग्य, धन तथा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है। इसलिए एकादशेश का नवम होना बहुत ही बढ़िया होता है और एक प्रैक्टिकल है ये, मैंने इसका प्रैक्टिकल देखा है। जो बातें की हैं सब कुछ होगा। अब जातक का अगर एकादशेश दसम भाव में चला जाए, एकादशेश यानी लाभ का स्वामी दसम स्थान पे आ जाए तो जातक में सत्यनिष्ठा होगी, संयम होगा, गुणवान होगा, माता का भक्त होगा, किंतु
पिता की मतलब अवमानना करने वाला होगा, पिता का इतना ज्यादा भक्त नहीं होगा। आयु बढ़िया होगी, राज सम्मानित होगा, धर्म भीरु, धर्म से डरने वाला जातक होगा, कर्तव्य परायण, चतुर और व्यवहार कुशल भी होगा, धन मान सम्मान अर्जित करने वाला होगा। लाभेश का निज भाव से व्यस्त होकर दसम भाव में बैठना बहुधा प्रायः उत्तम सुख दिया करता है। एकादशी से यदि एकादश भाव में ही है, जातक अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि अपने स्थान पे है। सुंदर बेटे पोते, इन विषयों से इसको सुख मिलता है। धन वैभव तथा प्रतिष्ठा और विद्वता से योग्यता का निखार होता है। उत्कृष्ट विद्वान नेतृत्व करने का इसके अंदर बड़ा अच्छा गुण होगा। प्रभावशाली वक्ता, सफल लेखक और प्रगतिशील होगा। लाभेश का लाभ स्थान में सुगृही होना जातक को आत्मविश्वास, कार्यकुशलता, मित्रों का सहयोग और बुद्धि चातुर्य को बढ़ाने वाला बनेगा। एकादशी द्वादश भाव में चला जाए, 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित है म्लेच्छों से, विदेशियों से लाभ अर्जित करेगा। अनेक सुंदरियों से रति सुख पाने वाला, अत्यंत भोगी, कभी धार्मिक कार्यों पर व्यय करने वाला और धन वैभव संपन्न होता है। पाप प्रभाव होने से जातक में कुकर्म करने की प्रवृत्ति आ जाती है। दीर्घावधि के रोग, बड़ी देर तक रहने वाले रोग से पीड़ित हो जाता है जातक। अनैतिक कार्य और दुराचार की प्रवृत्ति शीघ्र मृत्यु का कारण बनती है। लाभेश का निज भाव से द्वितीयस्थ होकर द्वादश में बैठना उसे काम सुख लोभी और लंपट बनाता है। अब हम यही इसमें शीर्षक रखेंगे। लोग कहेंगे कि आप काम भोग वासना की बातें ज्यादा करते हो, जिंदगी में आपका शरीर बना कहां से है? निश्चित तो यही है, लेकिन कोई धार्मिक होता है, काम धर्म युक्त करता है, और कोई अधर्म से युक्त काम करता है। काम विषय वासना सबके अंदर होती है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा संसार में अपमान कराने वाला होता है और किसी का सम्मान दिलाने वाला होता है। तो बस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे कहूंगा कि हर वीडियो को समझने का प्रयास करें और पुनः हम किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। फिर कहूंगा सूत्रात्मक वीडियो जरूर देखा करें, आपका ज्ञान बढ़ेगा। विदा लेते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।